हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं फार्माकोविजिलेंस यूनिट 5 का लेक्चर, जो कि लास्ट टॉपिक है फार्माकोविजिलेंस यूनिट 5 में। एंड द टॉपिक इज इंडियन फार्माकोविजिलेंस एंड वर्ल्ड वाइड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्माकोविजिलेंस, कि उन सभी में क्या क्या डिफरेंसेस है, इंडियन फार्माकोविजिलेंस क्या है और बाकी कंट्रीज़ के जो फार्माकोविजिलेंस है उनमें क्या डिफरेंस है, उनमें क्या कंपैरिजन है। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी आपसे फार्माकोविजिलेंस की यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 के काफ़ी सारे लेक्चर डिस्कस कर चुका हूँ, और यूनिट 4 के कुछ टॉपिक बचे हुए वो भी हम जल्दी कवर करा देंगे, और यूनिट 5 के भी जो टॉपिक हैं वो बहुत जल्दी कवर करवा देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपको पता ही है कि हमारे हर लेक्चर के एंड में जो है 5 MCQ होते हैं। उन MCQ के आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, बट वो आंसर ज़रूर करें जो भी MCQ है, ताकि मुझे पता लगेगा कि आप पूरा लेक्चर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। साथ ही आपको पता ही है कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं उसी लेक्चर के नोट्स देता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देख लें नोट्स के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इंडियन और वर्ल्ड वाइड जो फार्माकोविजिलेंस है उसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए मैं इंडिया के फार्माकोविजिलेंस सिस्टम को कंपेयर करूँगा अमेरिका के फार्माकोविजिलेंस सिस्टम से और यूरोपियन यूनियन के फार्माकोविजिलेंस सिस्टम में। ठीक है, तो हमारा मेजर कंपैरिजन हो जाएगा। और अगर हम कंपेयर कर लेंगे तो आप लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है, या अगर आप लोगों के लिए MCQ आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो जो जिस तरीके से मैं समराइज करूंगा वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम छोटे में ही बहुत सारी चीज़ें बता देंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि क्या डिफरेंसेस हैं इन सभी में। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जो रेगुलेटरी बॉडी है इंडियन फार्माकोविजिलेंस सिस्टम की, वो रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है। तो हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है CDSCO, ओके, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और ये कहाँ सिचुएटेड है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। अगर हम USA की बात करें तो वहाँ पर जो रेगुलेटरी बॉडी है वो कौन है, FDA, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वहाँ जो रेगुलेटरी बॉडी है वो क्या है, EMA। क्लियर। तो यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी पर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, जिसमें कि हम किसकी बात कर रहे हैं, रेगुलेटरी बॉडी की। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, अथॉरिटी फॉर फार्माकोविजिलेंस। तो फार्माकोविजिलेंस के लिए अथॉराइज्ड बॉडी कौन सी है, तो उसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो फार्माकोविजिलेंस के लिए अथॉराइज्ड बॉडी है वो इंडिया में नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर है, और वो क्या है, IPC, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, गाजियाबाद में जो है। सो NCC, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर, और IPC का मतलब है इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, जो कि कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। क्लियर। सो अथॉरिटी फॉर PV इन इंडिया आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप गाजियाबाद भी लिखिए। और USA में जो है वो कौन सी बॉडी है, USA में जो बॉडी है वो क्या है, CDER और CBER। सो सेंटर फॉर ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च और सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, तो दिस इज द अथॉरिटी फॉर फार्माकोविजिलेंस इन USA। और यूरोपियन यूनियन में क्या है, यूरोपियन कमीशन। द फर्स्ट वन इज यूरोपियन कमीशन, और सेकंड क्या है, एड्यूरा विजिलेंस डाटा एनालिसिस सिस्टम, EVDAS, ओके। अगर हम गाइडलाइन की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो इंडिया में जो गाइडलाइन है वो क्या है, जैसे कि PSUR हो गया, शेड्यूल Y जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर शेड्यूल Y आता है वो भी इस पर लागू होता है, और PV गाइडेंस डॉक्यूमेंट फॉर मार्केटिंग अथोराइजेशन होल्डर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो CDSCO जो है उसने हमारे लिए गाइडलाइंस जारी की हुई है कि PV गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट फॉर MAH ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो ये गाइडलाइन डॉक्यूमेंट है। अगर हम USA की बात करें तो यहाँ पर क्या है, गुड फार्माकोविजिलेंस प्रैक्टिसेस एंड फार्माको एपिडेमियोलॉजिक असेसमेंट, इस तरह की जो गाइडलाइन डॉक्यूमेंट है। और अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, गुड फार्माकोविजिलेंस प्रैक्टिसेस, GPV जो है वो डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ गाइडलाइन से रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट आ गया। अगर हम ऑनलाइन ADR रिपोर्टिंग की बात करें तो ऑनलाइन ADR रिपोर्टिंग किसके थ्रू होती है वो हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो आइए देखिए इंडिया में कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ लेते हैं। तो इंडिया में हम विजी फ्लो को यूज़ करते हैं। ओके, इंडिया में किसको यूज़ करते हैं, विजी फ्लो को।
यूएस में मेड वॉच को यूज़ करते हैं और यूरोपियन यूनियन में हम यूज़ करते हैं एड्यूरा विजिलेंस को। तो ये तीनों ही सॉफ्टवेयर, जो बच्चे भी फार्माको विजिलेंस में जॉब करना चाहते हैं, यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो बच्चे भी फार्माको विजिलेंस सेक्शन में जॉब करना चाहते हैं तो एटलीस्ट उन बच्चों को अगर विजीफ्लो, मेडवाच और एड्यूरा विजिलेंस की ट्रेनिंग है, अगर उन्होंने इसकी ट्रेनिंग की है तो उन लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा फार्माको विजिलेंस में जॉब करना। तो ऑनलाइन काफ़ी सारे सेंटर्स हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग भी होती है। और अगर आप अपने रिज्यूमे में ऐसा लिख देते हैं कि आप लोग अच्छे से एफिशिएंट हैं वर्क करने में विजीफ्लो पर, मेडवाच में और एड्यूरा विजिलेंस में, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी जॉब लेने की। क्लियर? तो देन फर्दर पीवी डाटाबेस कहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है विजी बेस जो है वो हमारा डाटाबेस है। ठीक है, तो बहुत आसान याद हो जाएगा आप लोगों को। देखिए डाटाबेस, तो बेस से बेस मिल रहा है और इंडिया में हम विजी फ्लो यूज़ करते हैं और डाटाबेस के लिए क्या यूज़ होगा, विजी बेस। अगर हम यूएसए की बात करें तो यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है, फेयर्स, FDA एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, FDA एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। और अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन में जो है यूरोपियन डाटाबेस ऑफ सस्पेक्टेड ADR रिपोर्ट्स, पहला तो ये हो गया। दूसरा है EVDAS, ओके, EVDAS मैंने आपको बता ही चुका हूँ। और तीसरा जो है एड्यूरा विजिलेंस वेब ट्रेडर, EV वेब। तो इन तीनों को ही आप याद रखिए, ये हमारे PV के डाटाबेस हो गए। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट हमारे पास में जो पॉइंट है वो स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट टाइम फ्रेम। तो स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट टाइम फ्रेम हमारा क्या होगा? सो स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट जो है कितने दिन के अंदर हमें कर देना है, तो यहाँ पर हमें विदिन 15 डेज कर देना है, यहाँ पर भी विदिन 15 डेज कर देना है। ओके, और अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन में विदिन 10 डेज करना है। तो ये एक डिफरेंस हो गया हमारे पास में कि यूरोपियन यूनियन विदिन 10 डेज चाहिए और बाकी इंडिया और यूएसए में विदिन 15 डेज रिपोर्टिंग हो जानी चाहिए। अगर हम ADR फॉर्म की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, ADR फॉर्म, कौन सा ADR फॉर्म होता है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर एक 1 ADR फॉर्म है। मतलब ADR फॉर्म को कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया, उसको नाम ADR फॉर्म ही है, जो कि एक सिंगल ADR फॉर्म बनाया गया है। अगर हम यूएसए की बात करें तो यहाँ पर 2 तरह के फॉर्म है जिनको कि मेडवाच फॉर्म बोला जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम मेडवाच सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसी सॉफ्टवेयर के अंदर मेडवाच फॉर्म भी होता है, इसीलिए उसको मेडवाच फॉर्म बोला जाता है। अब उसका नंबर क्या होता है, तो यहाँ पर दो तरह के फॉर्म है, एक तो हो गया वॉलेंट्री फॉर्म और दूसरा हो गया मैंडेटरी फॉर्म। सो वॉलेंट्री फॉर्म का जो नंबर है वो 3500B है और मैंडेटरी फॉर्म का नंबर है 3500A है। तो यहाँ पर आप ज़रूर याद रखिए कि A जो है वो मैंडेटरी का है और B जो फॉर्म है वो वॉलेंट्री का है। देखो इसको याद रखने की मैं ट्रिक भी आपको बता देता हूँ, तो क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा, क्योंकि डिफरेंस केवल A और B का ही है। तो यहाँ पर देखिए मैंडेटरी फॉर्म M जो है अभी ABCD में पहले आता है, तो M पहले आ रहा है तो यहाँ A पहले आएगा और V बाद में आता है तो B बाद में आएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। देन अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन में ICSR है, इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट्स। तो इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट के अलग अलग लेवल होते हैं, तो यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 हैं और ये सभी लेवल ICH E2B R3 गाइडलाइन में दिए हुए हैं और दे आर कंप्लाई विद द एड्यूरा विजिलेंस एक्सेस पॉलिसी। ये सारे जो हैं एड्यूरा विजिलेंस की एक्सेस पॉलिसी के तहत है, ताकि एड्यूरा विजिलेंस जो सॉफ्टवेयर है उससे एक्सेस किया जा सके। तो यहाँ पर EU जो है, यूरोपियन यूनियन है, वहाँ पर ICSR फॉर्म को यूज़ किया जाता है। तो ये भी आप लोगों के लिए MCQ के क्वेश्चन है, यहाँ काफ़ी सारे MCQ के क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, इन सभी को आप याद रखिए। वैसे भी लास्ट में मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सारे MCQ लेकर आऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पर पीरियोडिक सेफ्टी रिपोर्ट्स देखते हैं कि पीरियोडिक सेफ्टी रिपोर्ट में का कौन सी पीरियोडिक सेफ्टी रिपोर्ट हम भरते हैं और साथ ही साथ में कौन सा टाइम फ्रेम इसके लिए होता है। तो पीरियोडिक सेफ्टी रिपोर्ट का यूनिट 4 में मैं ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूँ, बस उसी का समराइज हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए हमने इंडिया की बात करी तो इंडिया में हमारे पास में जो है वो कौन सा सिस्टम है, वो हमारे पास में PSUR है।
ठीक है, इंडिया में हम पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट भरते हैं और इसका टाइम फ्रेम क्या है, तो फर्स्ट 2 ईयर में हम एवरी 6 मंथ के अंदर भरते हैं और फिर वंस अ ईयर फॉर नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर, तो अगले 2 सालों में वंस अ ईयर हम भरते हैं। अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए में जो सिस्टम है वो क्या है, पैडर है, ओके, जो है पैडर है, पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट। अब यहाँ पर देखिए टाइम फ्रेम 15 डे अलर्ट, इनिशियली 15 डे के अंदर अलर्ट दिया जाता है, फिर क्या किया जाता है, क्वार्टरली फॉर फर्स्ट 3 ईयर। सो पहले 3 साल जो हैं उनमें हम क्वार्टरली पेडर की फॉर्म फिल किया जाएगा और फिर 3 साल के बाद एनुअली उसको रिपोर्ट किया जाएगा। तो पेडर में ये सिस्टम है। अगर हम ईयू की बात करें तो यहाँ पर पेब्रर है, ओके, क्या है, PBRER, क्लियर। तो यहाँ पर पेब्रर में होता क्या है, फर्स्ट 2 ईयर एवरी 6 मंथ, सो फर्स्ट 2 ईयर में तो एवरी 6 मंथ हो गया, फिर वंस अ ईयर फॉर नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर, तो ये इसके जैसा हो गया, PSUR के जैसा, बट फिर उसके बाद वंस इन 3 ईयर देयर आफ्टर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है पेब्रर के अंदर, क्लियर। तो इसको काफ़ी ध्यान से दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने जो PSUR के आपको लेक्चर दिए पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें भी क्लियर कट इसको समझा है, इनके डिफरेंसेस भी बताए मैंने आप लोगों को, तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट के बारे में डिटेल देखना है तो आप PSUR का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, वहाँ पर मैंने पूरी डिटेल आप लोगों के लिए दी है। देन लास्ट जो हमारा सिस्टम है वो है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो इंडिया में कैसा है, PV गाइडेंस डॉक्यूमेंट फॉर ऑल MAH ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इफेक्टिव फ्रॉम 2018। तो 2018 से ही रिस्क मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट जो है, जितने सारे के सारे MAH है, MAH का मतलब मार्केटिंग अथोराइजेशन होल्डर, उन सभी के लिए जो CDSCO है उन्होंने प्रभावी कर दिया है 2018 से। यूएसए की अगर हम बात करें तो यहाँ REMS है, REMS का मतलब हो गया रिस्क इवेल्यूएशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाता है। और अगर हम EU की बात करें तो यहाँ भी यूरोपियन रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी सिस्टम है, तो यहाँ पर ERMS है। तो फर्क इतना ही है, यहाँ REMS है और यहाँ ERMS है। E मतलब यूरोपियन हो गया यहाँ पर, क्लियर एवरीवन। तो ये जो है बेसिक डिफरेंसेस मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। ये अगर आप लोगों के क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आप इस चार्ट को बनाकर भी वहाँ सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ बहुत सारे MCQ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और आप लोगों से फार्माको विजिलेंस के लिए, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो ये पर्टिकुलर्स जो चार्ट है आप लोगों की बहुत मदद करेगा, क्योंकि यहाँ इंटरव्यू के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है एवरीवन। तो यहाँ पर इसके कुछ चैलेंजेस हैं, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्या जो है इंडियन फार्माको विजिलेंस सिस्टम के क्या चैलेंजेस है और फ्यूचर स्कोप इसका क्या है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट इसका क्या है, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही समराइज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो भी सारा मैंने कंपैरेटिव चार्ट समझाया वो समझ में आया होगा। और अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने इसके क्वेश्चन यहाँ पर कुछ MCQ लास्ट में दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिए, वो आप लोगों की मदद करेंगे। और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिखें और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखें, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दिए हुए हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूज़फुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।